हाँ दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच हमारा एडवोकेट तामी पांगू जी एंड जितना भी बच्चा कुचा जो यहाँ अभी अटेंड कर रहा है विद ऑल द एनर्जी, जो भाग नहीं गया है, दोज हु हैव नॉट लेफ्ट, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारा जनरल सेक्रेटरी एडमिन ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज शरद आया जी, एंड देन हमारा बड़ा भाई कोन जिरजो जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीडिया, एंड हमारा बहुत ही पुराना लीडर फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुका है क्या, एमएलए गौतम सर जी, और हमारा पीना बहन ही होगा मेरे लिए, एंड बाकी सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स अरुणाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का, आप लोग ही बचा हुआ है, बाकी तो सब चला गया। एंड देन मेरा सिटी प्रेसिडेंट है, देन आई हैव अनदर जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन यंगफो भाई भी है, एंड देयर आर नो मोर। थैंक यू वेरी मच। बानू यू विल हैंडल ना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स अ स्मॉल थिंग, एंड आई वांटेड योर टीम टू एक्सपीरियंस दिस टेक्निकल क्या कहते हैं स्ट्रगल, तो इसलिए मैंने ये पावर पॉइंट का डिमांड किया था, रिक्वेस्ट किया था इनफैक्ट। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड को दिखा दीजिए, फर्स्ट स्लाइड को, सो एटलीस्ट पीपल शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। हाँ फर्स्ट स्लाइड को, नहीं फर्स्ट स्लाइड अरुणाचल प्रदेश। हाँ, दिस इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, अरुणाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस। ये आप लोग थोड़ा याद रखिए, बाकी लोगों को भी पता होगा लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं होगा। देन नेक्स्ट स्लाइड। आज हमको 3 टॉपिक दिया गया है, वो 3 टॉपिक में आपका ये है 5th शेड्यूल के बारे में बात करने को कहा, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन पेसा के बारे में, पेसा एक्ट 1996, देन FRA 2006, एंड जहाँ तक मेरा आइडिया है इस पे ये सारे जितने भी आर्टिकल्स है एंड एक्ट है और शेड्यूल है, इस पे इसको मद्देनज़र रखते हुए इस पे डिप्राइवेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स। तो जब हम लोग ट्राइबल राइट्स बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइबल राइट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आदिवासी। यहाँ पे मैक्सिमम लोग लॉयर लोग हैं, एडवोकेट भी होगा, तो लीगल बैकग्राउंड से बहुत लोग हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग भी समझेगा, एंड इफ देयर इज एनी एरर यू आर रिक्वेस्टेड टू करेक्ट इट, बट एज अ स्कॉलर एंड एक्सपर्टीज, सो कॉल्ड एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, I would like to give a small presentation, ज़्यादा स्लाइड नहीं है, 20 के आसपास है। तो सबसे पहले we have to understand what is आदिवासी and what is scheduled tribe। जैसा हमारा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग सब ST आदिवासी है, we are आदिवासी, आदिवासी जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। But you have to understand आदि is origin, वासी is inhabitant। आदिवासी कोई भी हो सकता है, बट एसटी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड किया वाला, रैंक किया वाला, लिस्ट किया वाला लोग है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो उसमें अभी ये है कि उसमें मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देयर शुड बी ए क्लियर कट, एक थिन लाइन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वी एज अ ट्राइबल पीपल, ट्राइबल्स को छोड़िए, वी एज अ निशी, we can be Adivasi, we as an Adi, we can be Adivasi, we as a Galo, we can be Adivasi, we are the original inhabitant of this land, तो हम लोग आदिवासी भी हो सकता है ना। लेकिन हर आदिवासी जो है वो ST नहीं हो सकता है। There may be other community who are the original inhabitant of that particular land, but they are not listed or scheduled in the constitution। तो उसका ये है, आप उसको डेफिनेशन जानने के लिए यू कैन मूव ऑन टू आर्टिकल 342, उसका लीगल स्टेटस क्या है, लीगल डेफिनेशन क्या है। लेकिन आदिवासी का एज सच वहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है। हम लोग जहाँ तक आदिवासी को हम लोग डिफाइन करता है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट जल जंगल जमीन रूटेड टू द
सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट, कल्चर। तो उसी हिसाब से आदिवासी का हम लोग एक डेफिनेशन निकाल के एक सोशल डेफिनेशन निकालता है, लेकिन एसटी का एक वेल डिफाइंड लीगल डेफिनेशन भी है, एट द सेम टाइम स्टेटस भी है। एंड देन वी हैव अभी देखिए कि जब हम लोग एसटी बोलता है कि वी आर put under or maybe secured under certain reservation, welfare activities, protection। लेकिन जब आदिवासी बोलता है देयर आर मेनी origin people who are from क्या कहते हैं origin inhabitant of certain area, certain part of our country, लेकिन उन लोग एक जो बेनिफिट्स वेलफेयर रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के अंदर भी नहीं आता, नॉट नेसेसरली कि उनको मिला होगा करके ना। तो दीज आर द थिंग। और अभी नेक्स्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू when we talk about PESA Act, when we talk about 5th schedule, when we talk about FRA, तो फॉरेस्ट राइट के बारे में जब हम लोग बोल रहा है देन वी हैव टू सी कि हमारा राइट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हो, चाहे वो हमारा लीगल राइट हो, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, इवोल्यूशन कैसा हुआ। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले अरुणाचल बोल के कोई नहीं था हमारा यहाँ में, अरुणाचल बोल के कुछ नहीं था। वी हैड दिस ह्यूज वास्ट लैंड जहाँ पे अलग अलग जनजाति लोग रहता था या जाति लोग रहता था। दैट टाइम इट वाज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक 1940 के समय में। उस समय जो है ब्रिटिश गवर्न करता था अपने हिसाब से, उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से। एंड ये ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट भी आफ्टर शिमला कन्वेंशन के बाद ही आया। तो उसके बाद क्या हुआ, देन वही ट्रैक्ट जो है दैट फर्दर रीऑर्गेनाइज्ड एंड रीनेम्ड हो गया डिवीजन में। आप उसमें लिखेंगे कि एंड दैट वाज वी हैड कितना 4 ट्रैक्ट, लखीमपुर, बालीपाड़ा, सादिया एंड तिरप ट्रैक था। तो उसमें क्या है, अरुणाचल को जो कर्व आउट किया गया है दैट वाज बालीपाड़ा, सादिया एंड तिरप। तिरप वाज नॉट एक्सप्लिसिटली ड्रॉन इन द मैप दैट टाइम 1940 के समय। उसको क्या ट्राइबल अनआइडेंटिफाइड इनहेबिटेंट के नाम से भी जाना जाता था, नागा हिल्स करके भी था। तो ऐसा करके वो तीनों ट्रैक्ट जो है वो फर्दर अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, देयर वाज 4 बट इन अरुणाचल इट वाज 3 ट्रैक। तो उसको फ्रंटियर डिवीजन के नाम पे 1943 को रीऑर्गेनाइज किया गया। वो डिवीजन जो है आगे चल के क्या हो गया, नेफा में आया। तब क्या हो गया, जब तक वो डिवीजन में था इट वाज गवर्न बाय आसाम का कुछ लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। जब वो एजेंसी पे आया देन देयर वाज ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल कस्टम को इम्पोर्टेंस देने लग गया है। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन कस्टम्स का जो भी रिलेटेड लॉज वगैरह, जो लोकल सिविल लॉ वगैरह, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। देन फ्रंटियर सिक्योरिटी के बारे में, लैंड लाइवलीहुड के बारे में, बॉर्डर के बारे में डिस्कस हुआ, इंटरनेशनल डोमेस्टिक। फिर इसके बाद क्या हुआ, आगे चल के यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। यूनियन टेरिटरी के समय 5 डिवीजन था। वो 5 डिवीजन धीरे धीरे चल के डिस्ट्रिक्ट में बदल गया। और वो डिस्ट्रिक्ट जो है 5 से 15, 15 से 16, 16 से ऐसे करके बाय द टाइम वी रिसीव्ड स्टेटहुड 1987 को, तब तक हमारे पास शायद 16th था, 16th या 16 से नीचे था। तब आज हमारे पास 26 डिस्ट्रिक्ट है। तो नेक्स्ट देखिए, ये है आपको हमने बता रही हूँ जो फर्स्ट सादिया फ्रंटियर ट्रैक। उसमें क्या है, मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल आता है, बालीपाड़ा में वेस्टर्न पार्ट आता है, तिरप में एक्सट्रीम साउथ ईस्ट वाला पार्ट आता है। नेक्स्ट ये था पुराना ना, ये 1919 का मैप है जिसमें यू विल सी भूटान, यू विल नॉट सी तिरप ये क्या कहते हैं फ्रंटियर ट्रैक को। वहाँ पे नीचे में लिखा होगा नागा हिल्स या फिर अनआइडेंटिफाइड ट्राइबल इनहेबिटेंट करके लिखा होगा। बट 2 ऑफ द लखीमपुर इज देयर, बालीपाड़ा इज देयर, सादिया इज देयर। नेक्स्ट ये देखिए ट्रैक से कैसे करके around 1943 के समय में बालीपाड़ा हैज रीऑर्गेनाइज्ड एंड रीनेम्ड एज बालीपाड़ा, सादिया, तिरप फ्रंटियर डिवीजन में आ गया। ट्रैक जो डिवीजन में
बदल गया, एंड देन वो डिवीजन एक्सटेंडेड होके 5 फ्रंटियर डिवीजन में हो गया बाय द टाइम वो नेफा के समय में। नेक्स्ट, ये डिवीजन 5 डिवीजन आपका सुबनश्री होगा, कमिंग होगा, लोहित होगा, देन तिरप होगा, एंड नेक्स्ट these are the old map which I have extracted from my research work, and ये देखिए 1965 में कैसे करके 5 frontier division has reorganized and renamed into according to the district and civil administration, कैसा कैसा करके हमने जो बोला उसी का ही डिटेल है इस पे, then later it has reorganized into statehood। next, ये अभी हमारा करंट मैप है, 26 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अभी नाउ आई विल टेल यू द पार्ट विच आई वाज टॉकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, बेनिफिट एंड देन आवर ट्राइबल राइट्स, तो क्या है कि स्टार्टिंग में हमारा तो हम लोगों को पता नहीं था क्या व्हाट राइट्स वी हैव टू एक्सरसाइज। हम लोग जंगल में कहीं था, अननोन, अनआइडेंटिफाइड। तब क्या था कि वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद असम का आया, देन डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया, फिर इसके बाद हमारा नेफा रेगुलेशन एक्ट के तहत कुछ बना, उस पर हम लोगों को हमारा कस्टमरी लॉ को प्रोटेक्शन देने का। इसके बाद देन यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश करके, फिर देन इसके बाद हमारा स्टेटहुड डे आया। तब स्टेटहुड डे से थोड़ा सा क्लियरिटी आता है कि व्हाट राइट द गवर्नमेंट एंड द कंट्री हैज़ गिवन टू अरुणाचल। सो उसमें क्या है कि वी जनरली टॉक अबाउट 371H। 371H भी एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इट हैज़ अ डिफरेंट प्रोविजन, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नर, हमारा जो गवर्नर है उसको, वो जो है उसके पास एक्सट्रीम, ही अपहोल्ड्स द एक्सट्रीम पावर टू डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ऐसा है कि उस पे मतलब जैसे हमारा ये इंडिविजुअल डिसीजन ही ऑलमोस्ट जाता है, दो वी हैव अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ गवर्निंग द स्टेट। अब हमारा वो एक चीज़ है 371H के तहत, जैसे हमारा अध्यक्ष जी ने कहा कि वी डू नॉट हैव एनी, वी हैव ऑल द राइट्स बट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड इट इज़ नॉट लेजिटिमेट एज वेल इन टर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट गेजेट, गवर्नमेंट गेजेटियर एंड पेपर में। तो अब क्या है, सेकेंड जो हम लोग को प्रोटेक्शन देता है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, हम लोग उसी पे ही सांस ले रहा है, ILP पे। एक तो 371H के भरोसे बैठा हुआ है, दूसरा हम लोग ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के ऊपर हम लोग वी आर डिपेंडिंग। देन देयर आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, शेड्यूल ट्राइब, हमको शेड्यूल करके रखा हुआ है एज ए ट्राइबल, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स है, उसके भरोसे हमारा राइट्स जो है अभी तक सर्वाइव कर रहा है। वी विल नॉट से स्पेशली कि वो प्रोटेक्टेड है, बट विल से सर्वाइव कर रहा है। एंड देयर आर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जैसे SC OBC एट्रोसिटी एक्ट वगैरह। जैसे आर्टिकल आप 15 में देख लीजिए तो वहाँ पे यू विल सी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 में आप देखोगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रमोशन है आर्टिकल 46। 244 में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। 75 में 275 में ग्रांट इन एड लिखा हुआ है। सो दीज आर द टिट्स एंड बिट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के ऊपर वी आर सर्वाइविंग काइंड ऑफ जैसे तैसे करके सांस लेके हम लोग बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा जैसे आपको हमारा अरुणाचल का आपको हम बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन कैसा है एंड व्हाट एक्चुअली वी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, और आप अपना आपको आदिवासी कैटेगरी में मानता है, तो दोनों कैटेगरी को कंसीडर करते हुए हम लोग किस चीज़ पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो आपको दिखा दिया। तो अब हमारा जो स्टेट चेयरपर्सन सर पामू सर ने कहा कि
we have to look into, considering all the protection, constitutional arrangement and welfare protection we have it, उसको consider करते हुए पंचायत जो है, पंचायत लेवल पे आप देखेंगे पैसा बोलते हैं ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो उसको भी बताना है करके। उसका सबसे पहले अगर उसका इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस समझना है तो सबसे पहले कि समझना होगा कि व्हाट इज़ पैसा 1996। ये एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा एक्ट है जो कि आपका ट्रेडिशनल, जो आपका ओरिजिनल, आपका कम्युनिटी का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। एक जैसे हमारा यहाँ पंचायत का बारे में, अरुणाचल में पंचायत कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे ईरिंग कमेटी बोलता है ना, ऐसे करके, एंड देयर आर बेज बरुआ कमेटी जो SC/ST स्टूडेंट्स के बारे में है, स्टूडेंट्स के बारे में है, ऐसा ही भूरिया कमेटी बोल के 1995 में फॉर्म हुआ था। उसी पे देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd का। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा अमेंडमेंट लाया गया कि दोज शेड्यूल्ड एरिया में जहाँ पे आदिवासी रहता है, दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ST एंड आदिवासी। जहाँ आदिवासी रहता है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 स्टेट वेयर आदिवासीज आर इनहेबिटिंग। तो उन लोगों को जो जंगल से, जो जल से, जो जमीन से, जो अंदर अनआइडेंटिफाइड कम्युनिटी क्लैन है, जो लोग है, ट्राइब बोले तो कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जिसका कोई पॉलिटिकल या सोशल राइट या कल्चरल राइट होता ही नहीं था, तो उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये पैसा एक्ट निकाला गया था। सो 10 स्टेट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाई करके, तो इसमें क्या है, ये है ट्राइबल गवर्नेंस के बारे में एम्फसाइज किया। इन अरुणाचल आपको ये समझना होगा, दो अरुणाचल प्रदेश इज 100-200% ट्राइबल स्टेट, बट वी हैव अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। लेकिन ये पैसा जो है ट्राइबल गवर्नेंस को एम्फसाइज करते हुए ग्राम सभा को एक्सट्रीम पावर में अपहोल्ड किया है। जैसे कि ग्राम सभा बोले तो आपको अगर कोई भी वहाँ पे 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर कोई भी लोकल अर्बन नहीं, रूरल जो भी लीडर होता है, इलेक्टेड लीडर होता है या MLA होता है, उन लोगों को ग्राम सभा का डिसीजन को अपहोल्ड करना पड़ता है। इफ ग्राम सभा सेज ओके दिस लैंड इज परमिटेड फॉर द माइनिंग, दिस लैंड कैन बी यूज्ड फॉर मेनी अदर एक्टिविटी, तब जाके वहाँ में उस जल जंगल जमीन में परमिट मिलता था। और ये जो है पैसा एक्ट है, ये 5th शेड्यूल में जितना भी स्टेट आता है इंडिया का उस पे एप्लीकेबल था। लेकिन अरुणाचल जो 5th शेड्यूल में भी है नहीं है और 6th शेड्यूल में भी नहीं है। तो 5th शेड्यूल में और देयर आर 10 स्टेट एंड 6th शेड्यूल में देयर आर आई थिंक 3 स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो पैसा एक्ट है, जो स्टेट 5th शेड्यूल के अंदर आता है उस स्टेट में देयर आर ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, अनआइडेंटिफाइड है, हिडन है, उन लोगों के लिए था जहाँ पे ग्राम सभा को सबसे ज़्यादा पावर अपहोल्ड करने को दिया था। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, ये ग्राम सभा का एक पिक्चर है जहाँ पे एडल्ट बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी विलेज के लिए डिसाइड करता है। एंड राइट साइड में द स्टेट वेयर पैसा एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड वो है, और 5th शेड्यूल वाला स्टेट है साइड में। नेक्स्ट, तो अभी इस पे जैसा कि मैंने कहा है कि पैसा किस लिए बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, how to manage the resource of that existing particular community and the people, land, flora, fauna, minerals, water body जो भी है, forest products है, और without their consent, without the consent of ग्राम सभा, कोई भी वहाँ पे कोई भी without their approval, चाहे वो गवर्नमेंट itself है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और ये पैसा जो है स्पेशली एक्सप्लॉइटेशन के लिए, जो बड़ा बड़ा MNC आता है, दे टेक लैंड विदाउट एनी फॉर्मल परमिशन, वो वहाँ जाके खुदाई करता है, माइनिंग करता है, फिर इसके बाद अपना कुछ केमिकल और फिर इसके बाद जो है हाइब्रिड
हाइब्रिड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए लैंड को एक्सप्लॉइट करता है, वहाँ का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उनका लाइवलीहुड ख़त्म कर देता है, वो सब एक्सप्लॉइटेशन को बचाने के लिए ये पेसा एक्ट था, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन अरुणाचल। नेक्स्ट, अब हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं। 5th शेड्यूल, देयर आर 12 शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप। तो उसमें से एक 5th शेड्यूल है। हर शेड्यूल में अलग अलग है, कोई म्यूनिसिपल के लिए है, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई पंचायत के लिए है, कोई अलग अलग चीज़ के लिए है। तो 5th शेड्यूल क्या है? 5th शेड्यूल जैसा मैंने पिछले वाला स्लाइड में दिया 10 स्टेट जो कि 5th शेड्यूल में आता है। फिर से बोल रही हूँ, अरुणाचल इज़ नॉट अंडर 5th शेड्यूल। तो इसका जो है ये आर्टिकल 244 क्लोज 1 के अंतर्गत उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में एसटी माइनॉरिटी बोलते हैं, लेकिन इनफैक्ट आदिवासी वुड बी द मोर एक्यूरेट टर्म, जहाँ पे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है दे आर इन द मिनिमम पॉपुलेशन में है उनका, दे आर स्केटर्ड, उनको बाहरी दुनिया से कोई एक्सपोजर नहीं है। तो उनके लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। और इसमें फिर से गवर्नर का रोल है, लेकिन गवर्नर का रोल होते हुए भी वहाँ पे जो है गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स एक्सट्रीम पावर लाइक द वे दे डू इन अरुणाचल। और नेक्स्ट, नहीं कर सकता है। और फिर 5th शेड्यूल के अंदर उन सारे जो कम्युनिटी है, ट्राइब है, ग्रुप है, उन सबको एम्पावर करने के लिए जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का बनना, एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है करके 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। देन इस पे कंपोजिशन दिखाया गया है, आप देखिए 75% ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव होना है, और फिर ट्राइबल कहे तो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट रिप्रेजेंटेटिव होना है, देयर शुड बी 20 मेंबर्स होना है। ऐसे करके कमिटी में कैसे कैसे फॉर्म करना है, सो ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बताया गया है। फिर लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करने से भी गवर्नर डू नॉट हैव द इनडेफिनेट और इन्फिनिट पावर उसके पास नहीं है, जैसा कि अरुणाचल में है। फिर नेक्स्ट विल गो टू अनदर एक्ट, दैट इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब अभी ये देखिए कि तब से मैं बोल रही हूँ कि एसटी और आदिवासी का जो थिन लाइन डिफरेंसेस है वो हमको समझना है। वो समझते हुए नाउ आई विल टॉक अबाउट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इस पे आप ये देखिए कि 2007 को ये इनेक्ट हुआ, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग अगर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर भी अपना हक मांगता है तो वेयर डू वी फॉल? फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब में आता है ना, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स में आता है। नाउ व्हाट इज ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर? इज इट दोज ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर आर आदिवासी और एसटी? तो उस पर भी ये देखना है, क्योंकि वो उन लोग नॉट नेसेसरली उन लोग एसटी हो, शेड्यूल ट्राइब हो। तो ऐसा करके ये आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये अरुणाचल में लागू नहीं होता है। अगेन ये उस स्टेट में होता है जो स्टेट 5th शेड्यूल के अंदर है, और इसमें भी ग्राम सभा को बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दिया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कि ये जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, हमें कौन सा राइट देता है। इसमें ये दिया है इंडिविजुअल कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट विच इंक्लूड्स राइट टू लीव एंड कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड सब्जेक्टेड टू एक्ट। कम्युनिटी राइट्स है ग्रेजिंग, फिशिंग, वाटर बॉडीज़ को एक्सेस करना। फिर देन वी हैव दिस फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है उस पर हमारा राइट होना है। जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेस आता है उस पर हमको एक्सेस मिलना चाहिए। कम्युनिटी राइट्स रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी, ऐसा करके फिर इसके बाद उस सारे जो हमारा नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का, रीजनरेट करने का, कंजर्व करने का जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है उन सब का, और रिलेटेड टू ट्राइबल अफेयर्स, सारा ये राइट दिया गया है। क्या अभी नाउ यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर राइट्स एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब,
then do we have these rights? Yes, we have it, because but it is not legitimate, and legitimate in the sense उसको कानून के पन्नों में उसको नहीं रखा गया है ना। ये सारा एक्ट जो है वो हम लोगों का कानून के पन्नों में नहीं है। वी हैव कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव विलेज ऑर्गेनाइजेशन हु आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट ना। तो बाकी जो 5th शेड्यूल वाला है उसमें ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करता है, लेकिन हमारा यहाँ सिंस वी डू नॉट हैव दैट राइट, दैट फॉरेस्ट राइट एक्ट, लेकिन तो उसके जगह पे वी सी आवर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, देन विलेज ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल फॉरेस्ट अथॉरिटी, they are promoting and protecting and promoting such kind of schemes for the preservation, conserve and to manage forest resources. next देखिए अभी तो ये आपका 5th शेड्यूल हो गया, आपका FRA हो गया, आपका पैसा हो गया, PESA वो सब हो गया है। अभी आप ये देखिए कि वो सब जानने के बाद नाउ यू हैव टू सी कि वो 5th शेड्यूल, पैसा, फिर फॉरेस्ट राइट, वो सब है जो है ट्राइबल गवर्नेंस के अंदर आता है। बट व्हेन वी सी व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस इज इन आवर स्टेट, वी कैन से चलो ट्राइबल नहीं बोलने से भी लोकल गवर्नेंस बोल सकता है, बट मेजरली मैक्सिममली आप देखिएगा तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। कैसे करके? क्योंकि आप देखिएगा कि ये सारा एक्ट जो है वो आपका कस्टमरी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है, ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी प्रैक्टिस को एम्पावर करता है। लेकिन हमारा जो स्टेट में है कि जो कस्टमरी इंस्टीट्यूशन है उसके पास पावर नहीं है, ट्रेडिशनल एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज़ के पास में कोई वो पावर नहीं है, लीगल पावर नहीं है। लेकिन what kind of governance we run under is through the constitutional arrangement, measurement, फिर हमारा स्टेचुरी लोकल बॉडीज़ है जैसे जिला पंचायत, जैसे कि आंचल समिति था पहले, फिर जैसे कि GPM हो गया, तो ऐसे करके है। फिर देन किस बेसिस पे चलता है? जो ट्राइबल गवर्नेंस है उसमें कस्टमरी लॉ एम्पावर किया जाता है, ट्रेडिशन, इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाता है। लेकिन फिर जब आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देखेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इनेक्टेड किया वाला लॉ को हम लोग चलता है, पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड किया वाला लॉ को चलता है, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इनेक्टेड किया वाला लॉ को चलता है। बट वी हैव नेवर, आपने कभी नहीं सुना होगा कि दोनी पोलो यदर नमलो से कोई लॉ दिया वाला को हम लोग चलेगा, या फिर आप नहीं दिया, आप देखा होगा कि विलेज में विलेज लेवल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटी उसका दिया वाला लॉ से नहीं चलेगा, क्योंकि उन लोगों को बड़ा मायना में कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं मिला ना। फिर आगे आप देखिए कि विलेज काउंसिल हम लोग को कहाँ पे है, ट्रेडिशनल चीफ का दबदबा कहाँ है, एल्डर्स कहाँ है, कस्टमरी उसमें बॉडीज़ कहाँ है, विल सी मेल देखेगा, केवंग देखेगा, वो सब तो है। लेकिन फाइनली क्या जाके होता है, फाइनली व्हाट काउंट्स एंड व्हाट इज इन द पिक्चर एंड व्हाट हु गेट्स द इम्पोर्टेंस इज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, अर्बन में देखेगा म्यूनिसिपल बॉडीज़ देखेगा, फिर अथॉरिटी में देखेगा कि आप हम लोग जैसा मिजोरम में 371G है, नागालैंड में 371A है। उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का जो हिल काउंसिल वगैरह होता है, उन लोगों का जैसे मिजो यूथ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे होल्ड द एक्सट्रीम पावर टू डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल पीपल, देन इट गोज टू द लेजिस्लेचर, देन इट गोज टू द गवर्नर के बाद से फिर ऐसा करके सेंटर पे जाएगा। लेकिन हम लोगों का क्या है कि जो संविधान दिया है विच इज़ गुड एज ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ द इंडिया, लेकिन जो हम लोग का जो लोकल लेवल में जो हमारा अथॉरिटी, हमारा जो पावर है वो इतना प्ले नहीं करता है। फिर देन हमारा आप ये देखिए कि इस पे कम्युनिटी आइडेंटिटी, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को भी लेके जाइए। व्हेन इट कम्स टू लीगलिटी इट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, कुछ होता ही नहीं है। मैरिज को लेके जाइए आप, मैरिज जो रिलेटेड लॉज है। फिर इसके बाद कम्युनिटी रिसोर्स डिवीजन को भी लेके जाइए, वो लोकली इतना हम लोगों को इतना एम्पावर नहीं कर पाया है। जो भी है हम लोग का परविक्स हमारा कौन लोकल लेवल में DC करेगा, PI करेगा, या फिर पॉलिटिकल ऑफिसर करेगा,
या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करेगा या सर्कल ऑफिसर करेगा, मैक्सिमम तो वहीं पे होता है. दैट इज ऑल्सो गुड, बट द थिंग इज दैट what we are choosing for when we say right, tribal rights बोलता है ना, आदिवासी राइट बोलता है, तो हम लोग क्या चीज़ को चूज कर रहे हैं, which on the which side you are you in the tribal governance or democratic governance or say local governance ना. तो आगे आप और देखिए कि डिसीजन मेकिंग में भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ यू. नेक्स्ट स्लाइड में. लेकिन ट्राइबल गवर्नेंस में क्या होता है, जहाँ 371GA वगैरह है, वहाँ पे आपका जो कम्युनिटी है, पब्लिक जो इनहेबिटेंट लोग है, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उन लोग अपने हित के बारे में डिसाइड करता है. देन उनका जो डिसीजन है दैट गोज अप टू, इट्स लाइक बॉटम अप अप्रोच. हमारा क्या है कि ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच आ रहा है. तो अब ये सब सारा फ्रेमवर्क आप देखिए, और नीचे में जब व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देन इट डिपेंड्स ऑन द ट्राइबल एरिया. बोलता है ना, जब ट्राइबल गवर्नेंस में जो शेड्यूल एरिया है, जहाँ पे शेड्यूल एरिया पे शेड्यूल ट्राइब भी होता है, स्टेट भी होता है, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस में व्हेन यू विल सी कि मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा क्या है, हमारा जब हम लोग पार्ट 9A, पार्ट 9 रेगुलर को बात करता है, तो उसमें क्या होता है, वी टॉक अबाउट अर्बन बॉडीज, लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपल को ही बात करता है ना. दीज आर द सेटअप विच वी आर इनटू. आज अरुणाचल इस दोनों ये थिन लाइन के बीच में फंसा हुआ है. देन इसी बेसिस पे, इसी नेक्स्ट पांगो सर नेक्स्ट, तो इसी बेसिस पे मेरा लास्ट टॉपिक जो दिया है, डिप्राइवेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स. तो ये सब जान के, आप लोग ये सब जान के तब देखना है कि आर्टिकल 371H सच में हमें वो ट्राइबल राइट से डिवार्ड कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वी रियली नीड अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विच आवर स्टेट एंड द पीपल दे रिक्वायर. तो वो सबको देखना है. लेकिन जहाँ तक ब्रॉडली देखा जाए तो 371H जो है वो मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्टिविटी ही बेस है, जिसमें कि आपको मैंने पहले से बोला है कि आवर गवर्नर हैज़ द एक्सट्रीम पावर इन मेंटेनिंग द स्टेट मैटर्स एंड लॉ एंड ऑर्डर. तो ऐसा करके होता है. फिर अगर जैसे कि अभी मैंने 371G के बारे में भी बोला है, उसको भी देखना है. दैट इज़ मिजोरम, विच उसमें सीधा सीधी ट्राइबल गवर्नेंस है, वो भी 6 शेड्यूल के अंदर में, वेयर दे कैन हैव अ ऑटोनॉमस काउंसिल ऑल्सो. लेकिन when we talk about autonomous council, it is good that every council will have their own way of functioning, administration functioning and execution of welfare activity, but that will be again state under state type का हो जाएगा ना, state under state overlapping of authorities हो जाएगा. Then we talk about 71A जैसे कि नागालैंड में है, जहाँ पे every decision is made regarding to their land livelihood that is made by the people of that state. और 5th शेड्यूल का तो आपको बता ही दिया है. And then we have ये सबको मध्य नज़र रखते हुए आप सबको ये देखना होगा कि are we truly getting empowered by demanding 5th schedule, 371A and 6th schedule. हम लोगों के पास customary institution है, लेकिन they are not legally empowered. ठीक है. और फिर इसके बाद जो कुछ आपका 5th शेड्यूल में है, 371 में सब है, लेकिन उसको एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन नहीं है. तो वो क्या 5th शेड्यूल में अगर हम लोग डिमांड करेगा, 371A करेगा या 371G करेगा या 6th शेड्यूल करेगा, क्या आर वी गेटिंग दैट? वो सबको आपको देखना पड़ेगा. फिर इसके बाद इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है, वो सब भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में एक थिन लाइन का डिफरेंसेस है. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला है, अरुणाचल इज़ 200% ट्राइबल स्टेट. और ट्राइबल स्टेट के लिए ट्राइबल स्टेट है जिसमें शेड्यूल्ड भी है हमारा ट्राइबल कम्युनिटी, लेकिन वाई वी आर नॉट अंडर 5th शेड्यूल? तो 5th शेड्यूल में आप एक डेफिनेशन भी देखना पड़ेगा कि जितना भी 10 स्टेट 5th शेड्यूल के अंदर आता है उसमें क्या है, द ट्राइबल पीपल जिसको आदिवासी भी बोलते हैं, तो वो माइनॉरिटी में है. तो उनका राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5th शेड्यूल, ये
5th शेड्यूल जो है स्पेसिफिकली निकाला गया है. सो आर वी नॉट दैट एम्पावर्ड एज ए फुल फ्लोन शेड्यूल ट्राइब स्टेट होके? क्या हम लोग 5th शेड्यूल में जितना शेड्यूल्ड एरिया आता है उसमें लोग बसे हुए लोगों से क्या हमारा जो पावर है, अथॉरिटी है, जो मेजर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का मेजर्स है, वो क्या बहुत कम है? क्या हम लोग उससे नीचे है? इज इट हम लोग अपना पावर और अपना जो अथॉरिटी है जो दिया है उसको हम लोग राइट्स दिया है उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, या वी आर नॉट एबल टू स्ट्रीमलाइन इट? वो भी देखना पड़ेगा. और फिर इसके बाद फाइनली आप लोगों से यही है कि बिफोर काइंड ऑफ आप लोगों ने तो प्रिपेयर कर लिया होगा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये सब सारा कंटेंट को आप लोग एकदम अच्छा से समझ के क्या है क्या नहीं. सबसे पहले तो डेफिनेशन, हम लोग शेड्यूल ट्राइब है, वो आदिवासी है. फिर बोलता है कि आदिवासी इज ऑल्सो शेड्यूल ट्राइब. लेकिन जितना भी हम कानून बनाया है उसमें आपको बताया है उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो STs इज डिफरेंट, आदिवासी इज डिफरेंट. ऑल द आदिवासी कैन नॉट बी ST एंड ST जो है वो आदिवासी भी हो सकता है. वो सब चीज़ को आप लोग देखते हुए आगे आप लोग बढ़ना है. और इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू वेरी मच. दिस इज मी. Thank you so much, Meena ma'am. Of course, it's always great to listen from you and learn. So it was wonderful. Hopefully, बहुत कुछ सीखने को मिला है. Then हमको पता चल रहा है कि क्या-क्या कमियां हैं यहाँ पे. वर्ल्ड करेंसी है, क्या-क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. For example, एक्ट तो बोलने में बोलता है एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट JNK, बट अरुणाचल में भी नहीं होता है. एक्सक्यूज बोलता है कि सब यहाँ का ट्राइबल ही है, लेकिन यहाँ में कितना हम लोग जमीन पानी